जितना बड़ा संघर्ष, त्याग और समर्पण होगा, सफलता उतनी बड़ी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019 से संबंधित 24 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि इस टॉपिक का भाग 2 है। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को बिना रुके लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को कलेक्ट किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम कुल 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हल करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित 20 प्रश्नों की एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। काफ़ी मज़ा इसमें आने वाला है। आज का पहला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विवाद निपटान प्रक्रिया का सरलीकरण हेतु निम्न में से किस आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो एक आयोग के गठन का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, जिसका मकसद विवादों का निपटारा करना होगा और उनका सरलीकरण करना होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कौन सा है? 4 ऑप्शन है, पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन। ठीक है, जिसे शॉर्ट में CRDC कहते हैं। इसका प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। यहां पर क्या पूछा गया है देख लीजिए। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाया गया? चारों ऑप्शनों को पढ़िए, जवाब दीजिए। 10वीं, 11वीं, 12वीं या 7वीं? सही जवाब है 11वीं पंचवर्षीय योजना। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 थी। तो 2007 से 2012 के मध्य 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है 1 जनवरी 2015 से, और योजना आयोग को समाप्त किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुल 24 प्रश्न हम हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। यहां पर क्या पूछा गया है देख लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कोई उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर कितने दिनों की अवधि में न्याय हेतु ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर, यानी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर कितने दिनों की अवधि में न्याय हेतु ऊपरी अदालत, जैसे जिला से ऊपरी अदालत राज्य, और राज्य से ऊपरी अदालत राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय अदालत से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 30 दिन। 30 दिन के अंदर कोई व्यक्ति यदि संतुष्ट नहीं है निचली अदालत के फैसले से, तो वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहले कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यहां पर क्या पूछा गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कोई उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर कितने दिनों की अवधि में न्याय हेतु ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है? अभी हमने यही प्रश्न पढ़ा था, लेकिन वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बजाय 1986 था। वहां पर कितना था? 1986। यहां पर पूछ रहा है 2019। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 45 दिन। 45 डेज के अंदर
यदि कोई उपभोक्ता निचली अदालतों के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह न्याय हेतु ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। पहले यह 30 था, वर्तमान में 15 दिन बढ़ा के इसे 45 दिन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध कहां अपील दायर की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने कहा त्रिस्तरीय प्रणाली वहां पर है। सबसे पहले जिला उपभोक्ता फोरम होता है प्रत्येक जिले में, फिर प्रत्येक राज्य में राज्य उपभोक्ता आयोग होता है, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच होता है। तो यदि कोई उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसके विरुद्ध कहां अपील कर सकता है, यह यहां पर पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जो कि द हेग नीदरलैंड में है, सुप्रीम कोर्ट में, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, ह्यूमन राइट कमीशन आपने सुना होगा। क्या हो सकता है सही जवाब? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी कहें, यहां पर आप राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। मुझे लगता है आप इसे समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा अगला प्रश्न। यहां पर पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी वस्तु या सेवा में दोष होने पर अधिकतम कितनी अवधि के अंदर अदालत में शिकायत कराने का प्रावधान है? यदि आपने इस एक्ट के तहत कोई वस्तु खरीदी किसी विक्रेता से और उस वस्तु में कोई दोष पाया गया, कोई कमी उसमें पाएगी, हो सकता है उसकी वारंटी गारंटी में, गुणवत्ता में, तो अधिकतम कितनी अवधि के अंदर आप अदालत में उसकी शिकायत कर सकते हैं? इसका प्रावधान कितना है? 2 वर्ष, 3 माह, 30 दिन या 6 माह? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के मध्य आप शिकायत कर सकते हैं अदालत में उस व्यक्ति के विरुद्ध अपनी जो भी दिक्कत है उससे संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। यहां पर पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला उपभोक्ता मंच में निम्न में से किस धनराशि तक के मामलों की शिकायत करने का प्रावधान है? 3 स्तर पर न्याय होती है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और यदि आप इन तीनों से संतुष्ट नहीं होते तो राष्ट्रीय स्तर के अगेंस्ट आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर पूछ क्या रहा है कि जिला उपभोक्ता मंच निम्न में से किस धनराशि तक के मामलों की शिकायत करता है? आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के केस में कहां जाना है, जिला उपभोक्ता मंच में जाना है, या राज्य उपभोक्ता आयोग में जाना है, या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जाना है, या सुप्रीम कोर्ट में जाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 20 लाख तक। यदि आपका मामला या किसी उपभोक्ता का मामला 1 रुपये से लेकर 20 लाख तक का है तो इस धनराशि तक के मामलों की शिकायत करने के लिए कौन सा मंच है? जिला उपभोक्ता मंच। और यदि 20 लाख से ऊपर होगा तब आप राज्य आयोग में जाओगे, लेकिन 20 लाख तक रुपये की यदि प्रॉब्लम है तो आप जाओगे जिला उपभोक्ता मंच में। यहां पर ध्यान दीजिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इसे 1 करोड़ से कम तक के मामलों की शिकायत का प्रावधान कर दिया गया है। अब आप 20 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए से कम तक का जो भी केस होगा, जो भी शिकायत होगी, उसके लिए जिला उपभोक्ता मंच में जा सकते हो। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भीड़ बढ़ रही थी केसेस की, जिस वजह से सेंटर पर इसका प्रेशर पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने अब 1 करोड़ रुपए से कम तक के फैसले सुनाने का, इस प्रकार के केसेस देखने का जो अधिकार दे दिया है वह जिला उपभोक्ता फोरम को दे दिया है। तो यदि कोई केस बनता है जिसका जो अमाउंट है वह 1 करोड़ से कम है तो आप जिला उपभोक्ता फोरम या जिला उपभोक्ता मंच में जा सकते हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य उपभोक्ता मंच में निम्न में से किस धनराशि तक के मामलों की शिकायत करने का प्रावधान है? अभी हमने जिला उपभोक्ता मंच देखा था जहां आप 20 लाख तक के रुपयों को ले जा सकते थे 1986 के अकॉर्डिंग। यहां पर पूछा गया है
राज्य उपभोक्ता मंच में किस धनराशि तक के मामलों की शिकायत करने का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक। 20 लाख तक कहाँ था? जिला उपभोक्ता मंच में। तो 20 लाख से 1 करोड़ तक का यदि कोई मामला होता है, कोई शिकायत होती है, तो आप कहाँ जाओगे? डायरेक्ट राज्य उपभोक्ता मंच में। ठीक है, इस प्रकार ये भी पता होना चाहिए कि केस कितना बड़ा है और इसके लिए हम शिकायत कहाँ दायर कर सकते हैं। और इसमें भी संशोधन किया गया है 2019 के एक्ट में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इसका जो अमाउंट है उसे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया गया है। तो अब यदि कोई धनराशि या कोई केस, कोई मामला, कोई विवाद 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का होगा, तो इस प्रकार के मामलों को लेकर आप सीधे कहाँ जाओगे? राज्य उपभोक्ता आयोग में। तब आप जिला उपभोक्ता मंच में नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट जाओगे राज्य उपभोक्ता आयोग में। अब है तीसरा प्रश्न, इसी से संबंधित है। 3 प्रश्न एक जैसे थे, देख लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में निम्न में से किस धनराशि तक के मामलों की शिकायत करने का प्रावधान है? ठीक है, जिला उपभोक्ता मंच में 20 लाख तक के, और राज्य उपभोक्ता आयोग में 20 लाख से 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में 1 करोड़ से अधिक। यह किसके तहत था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। इसमें भी अब संशोधन कर दिया गया है। पहले क्या होता था, यदि आपका कोई ऐसा विवाद है, ऐसा मामला है, ऐसा केस है जिसकी धनराशि 1 करोड़ से अधिक की है, तो आप कहाँ जाते? सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में। तो वहां पर क्या हो रहा था? भीड़ बढ़ रही थी केसेस की, जिससे सेंटर पर इसका प्रेशर पड़ रहा था प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि अब इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ चुकी है, तो छोटे से छोटे केस को लेकर आदमी राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में जा रहा था, जिससे वहां पर काम का लोड बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने इसके अमाउंट को बढ़ा दिया। इसमें भी संशोधन किया गया है 2019 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इसे 10 करोड़ से अधिक तक के मामलों की शिकायत करने का प्रावधान किया गया है। तो अब आप राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में तभी जाओगे जब आपका मामला, आपका विवाद या आपका केस 10 करोड़ रुपये से अधिक का है। अगर इससे कम का है तो आप राज्य आयोग में, और यदि उससे भी कम है तो आप कहाँ जाओगे? जिला उपभोक्ता फोरम में। मुझे लगता आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे। ये प्रश्न आपको कभी ना कभी अवश्य काम आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफी मजा इन प्रश्न में आने वाला है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया? ये प्रश्न राजकीय प्रवक्ता परीक्षा जो 2014 में आयोजित की गई थी उत्तराखंड में, उसमें पूछा गया था। ठीक है, 2014 के लेक्चरर स्क्रीनिंग में। तो 1986 का जो एक्ट था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित, उसमें कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया? आपको बता दूं 1993 में, 2002 में और 2019 में संशोधन किया गया है इस एक्ट में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नकली वस्तुओं से सुरक्षा। तो 2002 में संशोधन करके 1986 के एक्ट में यह अधिकार जोड़ा गया, नकली वस्तुओं से सुरक्षा। बाकी उपभोक्ता का अधिकार पहले से था, अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार, उचित स्तर पर सुनवाई का अधिकार, ये ऑलरेडी पहले से थे, लेकिन 2002 में नकली वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार जोड़ा गया। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, समझिए, प्रश्न को जवाब देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कार्य नहीं है? पूछा क्या गया है? नहीं है। किसका कार्य नहीं है? स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट यानी राज्य, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का। निर्यात इसका कार्य है, आयात भी इसका कार्य है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, घरेलू व्यापार भी इसका कार्य है, लेकिन व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध करना ये इसका कार्य नहीं है। इस प्रकार ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नहीं है। मुझे लगता है आप इसे समझ चुके होंगे। ये प्रश्न भी 2014 के लेक्चरर स्क्रीनिंग में पूछा गया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है।
अभी हमने यही प्रश्न ऊपर हल किया था। ये प्रश्न भी 2014 के लेक्चरर स्क्रीनिंग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया था। क्या पूछ रहा है, यदि कोई व्यक्ति जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वह राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है। ठीक है, कितने दिनों के अंदर? सही जवाब होगा 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जो संशोधन किया गया है उससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 45 दिन। तो ध्यान रखना, हो सकता इस बार 45 दिन से संबंधित प्रश्न बन जाए। पहले 1986 के एक्ट में यह 30 दिन था, यानी 1 मंथ। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से संपूर्ण देश में लागू हुआ? ध्यान में रख लीजिए। तो कौन सी तिथि से जब से यह लागू हुआ पूरे देश में? उस समय जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं हुआ था, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 15 अप्रैल 1987। एक्ट कब पारित हुआ था संसद से? 24 दिसंबर 1986 को। इसलिए हम प्रतिवर्ष अपने देश में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यह लागू कब हुआ था पूरे देश में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर? 15 अप्रैल 1987 को। ठीक है, ये लागू हुआ था। लेकिन आयोग ने इसका जवाब पिछली परीक्षा में 24 दिसंबर 1986 माना, ऑप्शन ख को माना। तो यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है, आप परीक्षा में हल करते समय ध्यान दीजिए कि प्रश्न की भाषा क्या है, उसकी शब्दावली क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक्ट बना था 1986 में संसद के द्वारा पारित करके, और लागू कब हुआ था? 15 अप्रैल 1987 को पूरे देश में J&K को छोड़कर। ठीक है, अगला प्रश्न, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव किस प्रकृति के होते हैं? उनका नेचर क्या होता है? कौन करता है पारित? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, परामर्शात्मक, यानी परामर्शात्मक होते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, आदेशात्मक, उपदेशात्मक या निवेदनात्मक नहीं होते, परामर्शात्मक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और आगे हैं, ध्यान से वीडियो को देखिए। यहां पर क्या पूछा गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो इस एक्ट की किस धारा यानी सेक्शन के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? धारा 12, धारा 4, धारा 13, धारा 16। सही जवाब है सेक्शन 12, यानी धारा 12। तो धारा 12 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि शिकायत कैसे की जाएगी किसी उपभोक्ता के द्वारा किसी विक्रेता की, ठीक है, जिससे आपने वस्तु खरीदी, तो क्या प्रक्रिया होगी उसका उल्लेख धारा 12 यानी सेक्शन 12 में किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ धाराएं मोस्ट हैं, जैसे धारा 4, धारा 9, धारा 12, धारा 16, धारा 25, धारा 27 और धारा 20। ये इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के तहत, इन पर आप ध्यान अवश्य रखिएगा। यहां पर पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित न्यायिक आयोग होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? जो न्याय करते हैं, मैंने कहा 3 स्तरों पर न्याय होती है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। पूर्ण न्यायिक, अर्ध न्यायिक, संवैधानिक या गैर न्याय योग्य कैसे होते हैं? सही जवाब है अर्ध न्यायिक, यानी हाफ जुडिशरी आप कह सकते हैं, एक प्रकार के सिविल कोर्ट के रूप में काम करते हैं। अर्ध न्यायिक होते हैं और परामर्शदात्मक ये होते हैं, और इनकी जो प्रकृति होती है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अकॉर्डिंग होती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये अपना निर्णय सुनाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है देख लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के अंतर्गत
राज्य उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी सरल भी है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या पूछा गया है इसमें? इस एक्ट के तहत किस सेक्शन के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 16 यानी सेक्शन 16। इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें राज्य उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान है और इसका अध्यक्ष कौन होगा? राज्य उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी वह किसी भी उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, और उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 67 ईयर, या तो एज 67 साल होनी चाहिए और या उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। इसमें 2 अन्य सदस्य भी होते हैं, एक महिला होती है और एक अदर सदस्य इसमें होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। उल्लेख किसमें है? धारा 16 यानी सेक्शन 16 में। किसका उल्लेख है? राज्य उपभोक्ता आयोग का। अगला प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अभी हमने क्या पढ़ा था? राज्य उपभोक्ता आयोग, उसके गठन का प्रावधान किस धारा किस सेक्शन के अंतर्गत है? 16। यहां पर क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। ठीक है, सही जवाब है धारा 20 में किया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान। और यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह होता है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, उसका सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है और उसका कार्यकाल होता है या तो 5 वर्ष और या 70 वर्ष ईच। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। तो तीनों आप इसमें ध्यान में रखिए। जिला उपभोक्ता फोरम का उल्लेख है धारा 9 में। राज्य उपभोक्ता आयोग का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 16 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 20 कहें या सेक्शन 20 कहें, धारा 20। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होगा? या तो 5 वर्ष या 70 साल एज। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय मानक संस्थान, जिसे शॉर्ट में ISI कहते हैं, अस्तित्व में आया कब? आया ये अस्तित्व में? भारतीय मानक संस्थान यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, भारतीय मानक संस्थान अस्तित्व में कब आया? 4 ऑप्शन है, 1947, 1948, 1949, 1986। जवाब देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1947। 1947 में भारतीय मानक संस्थान अस्तित्व में आया। 1986 में इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया। अब इसे क्या कहते हैं? भारतीय मानक ब्यूरो। पहले क्या कहते थे? भारतीय मानक संस्थान। अगला प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसका उल्लेख भी है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्क की शुरुआत कब से की गई? जो सोना चांदी के आभूषण होते हैं यानी बहुमूल्य धातुएं होते हैं जिनसे आभूषण बनते हैं, उनके लिए एक शब्द यूज होता है हॉलमार्क, यानी हॉलमार्किंग। हॉलमार्क चिन्ह उन पे होता है, हॉलमार्क मार्क होता है जिनके माध्यम से आप उसकी गुणवत्ता को चेक कर सकते हो कि ये 18 कैरेट, 14 कैरेट, 20 कैरेट, 6 कैरेट, कितने कैरेट का है, ये आप पता कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 2000। तो वर्ष 2000 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्क की शुरुआत की गई थी। ध्यान में रख लीजिए, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, देख लीजिए। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चांदी के आभूषणों की हॉलमार्क की शुरुआत कब की गई? अभी हमने सोना पढ़ा जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में। अभी यहां पर पूछा गया है चांदी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 2005 में। तो सोने की वर्ष 2000 में और चांदी की 2005 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा।
भारतीय मानक ब्यूरो को पहले क्या कहते थे? भारतीय मानक संस्थान। अगला प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए अवगत करा रहा हूँ। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पर भी हम कई प्रकार के अदर्स नॉलेज को शेयर करते रहते हैं। पूछा गया है, पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इको मार्क योजना की शुरुआत की गई। एग मार्क नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इको मार्क। एक है एग मार्क और एक है इको मार्क। तो इको मार्क योजना की शुरुआत कब की गई? पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1991 में, 1992 में, 1998, 2005। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1991, 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका लोगो पूछा जाता है कई बार, जो कि मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी का घड़ा इसका क्या है? लोगो है, और ये कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, इको मार्क योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, और लोगो क्या है इसका? मिट्टी का घड़ा। और मकसद क्या है? पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता को बढ़ाना। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है देख लीजिए। कृषि एवं खाद्य उत्पादों के गुणवत्ता के स्तर को मापने के उद्देश्य से एग मार्ग, जिसका पूर्ण रूप एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, अस्तित्व में आया। अभी क्या है? एग मार्ग है, अभी इको मार्क नहीं है। इको मार्क आए तो 1991, एग मार्ग यहां पर हम पढ़ रहे हैं जिसका पूर्ण रूप है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये अस्तित्व में कब आया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1937 में। तो 1937 में एग मार्क अस्तित्व में आया था, जिसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। आप इसको ध्यान में रख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है और कई बार ये पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। आप इसे ध्यान में रख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 2 प्रश्न और बचे हैं, और यदि वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो आप अवश्य लाइक कीजिएगा। यहां पर पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ने उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की थी। कब की थी? 1985, 1986, 1987 या 1988? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1985 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कब की थी? 1985 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने नागरिकों को 7 प्रकार के उपभोक्ता अधिकार प्रदान किए हैं। भारत में 6 प्रकार के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी प्रदान किया है। तो कब की थी इनकी घोषणा? 1985 में। और यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। इसलिए हम प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। और इसमें 5 परमानेंट कंट्री हैं जिनको वीटो पावर है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इनको वीटो पावर है, यानी निषेधाधिकार प्राप्त है। ध्यान में रख लीजिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महासचिव होता है जो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। 2015 से हैं ये, 2015 से 20 और 20 से 25, यानी 10 साल के लिए रह रहे हैं। 5-5 साल का कार्यकाल होता है महासचिव। ठीक है, तो आप ध्यान में रख लीजिए। 193 देश इसके अंतर्गत हैं, और दक्षिणी सूडान है 193वां देश इसके अंतर्गत जो स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न, मानक फल उत्पाद आदेश, जिसे शॉर्ट में एफपीओ कहते हैं, लागू किया गया। एफपीओ कब लागू किया गया ये यहाँ पर हमें बताना है, तो बताने की कोशिश कीजिए कि ये लागू कब हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1955 में। 1955 में मानक फल उत्पाद आदेश यानी एफपीओ। एफपीओ का मतलब क्या होता है? फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ये 1955 में लागू हुआ था। आपने देखा होगा कि भारत में बेचे जाने वाले
जो फल होते हैं उनके उत्पादों पर एफपीओ चिन्ह अनिवार्य है, जैसे कि डिब्बाबंद फल होता है या कोई पेय, फ्रूट जैम है या स्क्वैश है, अचार है, निर्जलित फल कोई भी हो तो उसमें एफपीओ लिखा रहता है। या ये गारंटी देता है कि एक स्वच्छ खाद्य सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है और उस पे FSSAI के दिशा निर्देशों के अनुसार उपभोग के लिए वो प्रोडक्ट सुरक्षित है। इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये लागू कब हुआ था? 1955 में। ध्यान में रख लीजिए। इस टॉपिक में हमने कुल पढ़ लिए हैं 44 क्वेश्चन, 20 हमने पिछली वीडियो में हल किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और यदि ये वीडियो आपने पूरी देखी है, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आप बताएं कि भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई थी, यानी भारतीय मानक संस्थान अस्तित्व में कब आया। वीडियो यदि देखिए तो इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी हैप्पी एंड स्माइली ऑल्सो, डू हार्ड वर्क एंड गेट योर सिलेक्टेड गोल।